नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज की इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एकाधिकार और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, तभी ये समझ में आएंगे। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आता ही आता है, तो क्लास को पूरी देखना, तभी ये समझ में आएगा। इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक बाजार, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो क्लास को पूरा देखना, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो अपूर्ण प्रतियोगिता है, इसका जो प्रतिपादन है किसने किया था। तो इसका जो प्रतिपादन है वो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा किया गया था। ठीक है। इनकी एक पुस्तक है अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थशास्त्र। अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थशास्त्र उसके अंदर। ठीक है। इसके बाद में एक पुस्तक आपने और याद रखनी है जो कि प्रोफेसर चैम्बरलिन की है। इनकी पुस्तक का नाम है एकाधिकारिक प्रतियोगिता का सिद्धांत। तो ये दो पुस्तकों का नाम आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम बात करें अपूर्ण प्रतियोगिता की, तो देखिए वास्तविक जीवन में न तो पूर्ण प्रतियोगिता और न ही पूर्ण एकाधिकार की स्थिति पाई जाती है। ठीक है। और ये दोनों स्थितियां बाजार की चरम सीमाएं होती हैं। एक में प्रतियोगिता चरम सीमा पर होती है, तो दूसरी में जो एकाधिकारी शक्ति चरम सीमा पर होती है। अतः व्यवहार में जो बाजार में इन चरम सीमाओं के बीच की स्थिति जो होती है वो अपूर्ण प्रतियोगिता है। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की स्थिति जो है वो अपूर्ण प्रतियोगिता है। यानी कि जो अपूर्ण प्रतियोगिता है इसमें वास्तविक जगत के निकट पाई जाने वाली बाजार की स्थितियों का वर्णन किया जाता है। जो अपूर्ण प्रतियोगिता है, इस अपूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार की विशेषताओं का आंशिक समावेश होता है। और जो अपूर्ण प्रतियोगिता है इसमें एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और द्वैधाधिकार, इन बाजार की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता को लेकर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार स्पष्ट किए हैं। तो इनमें से जो सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, जो कि अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रतिपादक हैं, उन्होंने क्या कहा? अपूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की अवस्था है। अपूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की अवस्था है, ऐसा कहा था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। इसके बाद में बात करते हैं प्रोफेसर लर्नर के अनुसार, अपूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जबकि एक विक्रेता अपनी वस्तु के एक गिरते हुए मांग वक्र का सामना करता है। एक गिरते हुए मांग वक्र का सामना करता है। इसको लेकर आगे चर्चा करेंगे जब रेखा चित्र को समझाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं हम प्रोफेसर बेचम के अनुसार। उन्होंने कहा कि वास्तविक विश्व में पूर्ण प्रतियोगिता एवं पूर्ण एकाधिकार दोनों दो छोर हैं जिनके बीच बहुसंख्यक सीमित एकाधिकारी सक्रियता से न्यूनाधिकार प्रतिस्पर्धा करते हैं। इम्पोर्टेंट है, तीनों डेफिनेशंस आपने ध्यान में रखनी है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार का आंशिक समावेश होता है। जो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह दशा है जिनमें पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में से किसी भी दशा का अभाव होता है और न पूर्ण एकाधिकार की स्थिति होती है। ठीक है। अगर इसमें अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत थोड़ी अगर इसकी विशेषताओं की बात करें,
तो जो क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत थोड़ी कम होती है। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की जो स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, वस्तु विभेद पाया जाता है, वस्तु विभेद पाया जाता है। ठीक है, और जो क्रेताओं और विक्रेताओं में सुस्ती, लापरवाही और ये सब पाया जाता है। ठीक है, तो ये था अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ। अब इसके बाद में हम बात करेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता के विभिन्न रूप, इनपरफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इसके विभिन्न रूप। तो सबसे पहले बात करें तो जो है हम ऊपर पढ़ के आए हैं, इसमें बाजार की 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, द्वयाधिकार और अल्पाधिकार। आज की क्लास में हम थोड़ी चर्चा करेंगे एकाधिकारात्मक यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। इसकी विशेषताओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन यहीं से बन जाए। और इसके बाद में द्वयाधिकार, डियोपोली, और इसके बाद में अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। बात करते हैं सबसे पहले एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, पहले इसको समझते हैं कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है क्या। देखिए, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के विचार को जो सर्वप्रथम किसने दिया था, तो जो प्रोफेसर चैम्बरलिन है, इनके द्वारा ये विचार सर्वप्रथम दिया गया था। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का विचार प्रोफेसर चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार व्यवहारिक जीवन में न तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और न ही एकाधिकार की स्थिति, बल्कि इन दोनों के मध्य की स्थिति जो होती है वो पाई जाती है। न तो पूर्ण प्रतियोगिता, न तो पूर्ण प्रतियोगिता और न ही एकाधिकार, न ही एकाधिकार, बल्कि इनके बीच की स्थिति पाई जाती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता की वह प्रमुख स्थिति है जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों के कुछ कुछ तत्वों का समावेश होता है, जैसा कि अभी हम ताके गए हैं। ठीक है, और ये जो है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता इन दो चरम सीमा बाजारों की मध्यस्थ अवस्था है और यह वास्तविक जगत के अधिक निकट है। ये ध्यान रखना, वास्तविक जगत के अधिक निकट है। अब बात करें आगे कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि वस्तुओं में लगभग समानता होते हुए भी वे एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं और क्रेता और विक्रेता में वस्तु विशेष के प्रति लगाव होता है। इसके कारण विक्रेता बाजार में अपना समरूप या लगभग समरूप वस्तुओं के भिन्न भिन्न मूल्य वसूल करने में सफल होते हैं। अतः एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेता की वस्तु का जो मांग वक्र है, जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का होता है, वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ये ध्यान रखना, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। अब बात करें आगे कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कीमत में कमी या वृद्धि मांग को अधिक प्रभावित करती है और निकट स्थानापन्न वस्तुओं के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता उसके स्थान कम कीमत वाली वस्तु क्रय करता है, उसके स्थान पर कम कीमत वाली वस्तु क्रय करता है। तो मांग जो है वो सापेक्षता लोचदार होती है, मांग होती है वो सापेक्षता लोचदार होती है। ठीक है, मांग कैसी होती है, सापेक्षता लोचदार होती है। अब किसी कीमत पर वस्तु की मांग कितनी होगी, वह स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत विज्ञापन, रुचि, फैशन और उपभोक्ता की आय द्वारा प्रभावित होती है और इसमें वक्र का ढाल जो है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, और इसमें यह भी थोड़ा ध्यान रखना, जो इसमें जो एम आर वक्र है वो ए आर वक्र के यानी कि मांग वक्र के इसके नीचे स्थित होता है। ये बात आप ध्यान में रखना। अब हम आगे बात करेंगे जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है
इसकी विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या। क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं फर्मों की अधिक संख्या। फर्मों की अधिक संख्या। देखिए, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्मों अथवा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, किंतु उनका जो आकार है वो बहुत छोटा होता है। इनका जो आकार है, आकार इनका छोटा होता है। इस कारण से कुल उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। वे सभी स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। सभी फर्में जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। विक्रय मात्रा और विक्रय नीति का एक दूसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। छोटे आकार के कारण इनकी पूंजी की जो आवश्यकता है वो बहुत कम होती है। उत्पादन की जो तकनीक है, उत्पादन की जो तकनीक है वो बहुत सरल होती है। उत्पादन की तकनीक बहुत सरल होती है और पैमाने की जो बचत है वो सीमित होती है। पैमाने की बचत सीमित होती है। पैमाने की बचत सीमित होती है। और अर्थशास्त्र में खुदरा बाजार और सेवा क्षेत्र में यह बाजार संरचना अधिक देखने को मिलती है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जैसे राष्ट्रीय स्तर पर सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, बिजली उपकरण, बिजली उपकरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और ये जो संरचना है, यह जो बाजार संरचना है, ये स्थानीय बाजारों में भी देखने को मिलती है। जैसे फुटकर व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ठीक है, पेट्रोल, अखबार की दुकान, भोजनालय आदि, ठीक है। तो ये था क्रेताओं विक्रेताओं की अधिक संख्या। अब इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, वस्तु विभेद। अब बात करते हैं हम वस्तु विभेद। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की भांति न तो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनका पूर्ण स्थानापन्न हो, और न ही एकाधिकार बाजार की भांति ऐसी वस्तुएं उत्पादित होती है जिनकी कोई वस्तुएं स्थानापन्न नहीं हो, ठीक है। यानी कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है पूर्ण प्रतियोगिता की भांति जो है जो जैसी वस्तुएं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादित होती है, पूर्ण स्थानापन्न वैसी नहीं होती है, और न ही एकाधिकार बाजार की भांति ऐसी वस्तुएं उत्पादित होती हैं जिनकी कोई स्थानापन्न वस्तुएं हो ही नहीं, ठीक है। एकाधिकार बाजार में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनकी निकटतम स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, जिनकी निकटतम स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। ध्यान रखना, ठीक है। वस्तुएं समरूप तो होती हैं, वस्तुएं समरूप तो होती हैं, लेकिन बिल्कुल समान नहीं होती हैं, बिल्कुल समान नहीं होंगी, बिल्कुल समान नहीं होंगी। समरूप तो होंगी लेकिन बिल्कुल समान नहीं होंगी, निकटतम स्थानापन्न होंगी, ठीक है। अब जो है वस्तु विभेद जो है किन किन कारणों से हो सकता है, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो है, बात करते हम वस्तु विभेद जो है वस्तु के रंग, वस्तु के रंग, वस्तु के आकार, वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु की पैकिंग, वस्तु की पैकिंग आदि तरीकों से वस्तु में भिन्नता लाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, जो नेक्स्ट जो पॉइंट हम लेते हैं कि जो पेटेंट अधिकार है, पेटेंट अधिकार एवं ट्रेडमार्क है। पेटेंट अधिकार और ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ठीक है, इनके द्वारा भी वस्तु विभेद किया जाता है। देखिए, भारत में कुछ मुख्य कंपनी जिन्हें पेटेंट प्राप्त है, जैसे डेल, इसका एग्जाम्पल हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, रिलायंस उद्योग लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे,
ठीक है। इसी प्रकार दंत मंजन में विभिन्न ट्रेडमार्क जैसे पतंजलि हो जाएगा, कोलगेट हो जाएगी, पोमोलिव हो जाएगा, क्लोजेप आदि उत्पादक करता है। तो पेटेंट एवं ट्रेडमार्क के आधार पर भी जो वस्तु विभेद किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो जो है वस्तु विभेद जो है वो विज्ञापन एवं प्रचार के माध्यम से भी किया जाता है। विज्ञापन एवं प्रचार के माध्यम से भी, इनके माध्यम से कैसे किया जाता है? देखिए, आज का जो युग है वो विज्ञापन का युग है। वस्तु में भिन्नता प्रदान करने में विज्ञापन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विज्ञापन क्यों किया जाता है? यह विक्रय बढ़ाने के लिए किया जाता है। वस्तु का विक्रय बढ़ाने के लिए किया जाता है। विज्ञापन उपभोक्ता को सूचना प्रदान करने के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित करते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कार्यकुशल और साख सुविधाओं के अंतर के द्वारा भी वस्तु में विभेदीकरण किया जाता है। इस प्रकार जो है वस्तु विभेद जो है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में मांग को सापेक्षता लोचदार बनाती है। मांग को सापेक्षता लोचदार बनाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फर्मों का प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता। देखिए, फर्मों का आकार छोटा होने के कारण उनको कम पूंजी सरल तकनीक की आवश्यकता होती है। इसके कारण समूह में प्रवेश सरलता से कर सकती है और जब उन्हें हानि होती है तो हानि की स्थिति में समूह को छोड़ भी सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है विक्रय लागत। देखिए, विक्रय लागतों में जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में विक्रय लागतों में भिन्नता पाई जाती है, यह भी इस बाजार संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं उत्पादन के साधन तथा वस्तुओं में व सेवाओं में कम गतिशीलता। यहाँ पर जो है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में जो उत्पादन के साधन तथा वस्तुएं या सेवाएं, जो जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनमें कम गतिशीलता पाई जाती है। और इसके बाद में बात करें जानकारी का अभाव। इसमें जानकारी का अभाव भी पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता, देखिए, गैर कीमत प्रतियोगिता भी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की एक प्रमुख विशेषता है। वस्तुओं की कीमतें यथास्थिर रहने पर उपहार योजना, निशुल्क मरम्मत सुविधा आदि विक्रय तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में बात करें केवल कम कीमत पर अधिक मात्रा बेची जा सकती है। ये भी इसकी एक विशेषता है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत केवल कम कीमत पर ही वस्तु की अधिक मात्रा बेची जा सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु विशेष के लिए एकाधिकारी होता है। देखिए, यहाँ पर बाजार में कई फर्मों को समूह कहा जाता है। कई फर्मों को क्या कहा जाता है? कई फर्मों के समूह को कई फर्मों को समूह कहा जाता है। कई फर्मों को समूह कहा जाता है। ठीक है। उद्योग के स्थान पर समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन समरूप होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उत्पादन यद्यपि समरूप होता है पर पूर्ण स्थानापन्न नहीं होता, इसलिए जो है समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है, जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का जो सिद्धांत है वो पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के बीच की स्थिति है, जो हमें जो वास्तविक जगत है, व्यवहारिक जगत है, जो व्यवहारिक जगत है उन्हें समझने में मदद करती है कि समरूप या मिलती जुलती वस्तुओं में वस्तु विभेद के कारण उत्पादक कैसे मूल्य में भिन्नता रख
सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, विशेषता तक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कीमत व उत्पादन का निर्धारण, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि अपूर्ण प्रतियोगिता यानी कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में सामान्य लाभ, हानि, असामान्य लाभ कब प्राप्त होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए सर अनिल जंग, सर अनिल जंग सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम का जो चैनल है वो मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वहाँ पे प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।